हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको पहला पार्ट इस एनसीईआरटी का सार सेशन का। और आज मैं आपका दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, मतलब दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर 2। इसमें आज मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और पूरा सार दे दूंगा कि इसमें किताब में क्या लिखा है एनसीईआरटी के, वर्ड टू वर्ड को समझाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से एनसीईआरटी उठा लो, कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ समझने की कोशिश करो, ठीक है। आज हमने थोड़ी स्लाइड इंप्रूव करी है कि हमने एनसीईआरटी के ही पेजेस को थोड़ा बड़ा करके लिखा है ताकि आपको साथ साथ समझने में आसानी हो, ठीक है। और बेटा इसको थोड़ा सपोर्ट करना है, इसको लाइक और कमेंट वगैरह सब कुछ लिखो ताकि ये वीडियो चलें, आप लोग देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं लगातार लग जाऊंगा इस काम पे और बढ़ाऊंगा इसको फिर, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी कर दूंगा। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर से हम शुरू कर रहे हैं बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, पहले मैं तुम्हें एग्जांपल समझाने जा रहा हूं कि ये आगे हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं इस चैप्टर में। तो एक एग्जांपल है कि देखो, मैंने ये 12.2 सेंटीमीटर इंटू 45.3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या आया? 552.66 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, आप एक बात सोचो, जब आपने इसे मेज़र किया होगा ये 0.2 सेंटीमीटर मतलब 12.2, यानी कि ये एनसीईआरटी जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल होता है उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है? 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये उसकी रीडिंग है ना। यानी कि ये 0.1 सेंटीमीटर तक प्रिसाइज था ये रीडिंग, और ये 0.1 सेंटीमीटर तक प्रिसाइज थी। लेकिन जब मल्टीप्लाई करके देख रहे हो तो देखो ऐसे आ रहा है 0.66, यानी कि ये ऐसा लग रहा है कि जिससे मेजर करिए, अगर मैं फाइनल आंसर किसी बच्चे को दिखाऊं या टीचर को, तो ऐसे लगेगा कि 0.01 सेंटीमीटर तक प्रिसाइज डिवाइस है। जबकि ये कौन होता है? स्क्रू गेज। आपने तो स्केल, सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा है और यहाँ वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक आ गई। देखना जरा, ये ऐसा लग रहा है कि स्क्रू गेज से मेजर करा हुआ है, जबकि ये तो ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से मेजर किया गया है। इसका मतलब यहाँ इस पार्ट में हम चैप्टर के ये देखने जा रहे हैं कि यार इस बात का कैसे ध्यान रखें कैलकुलेशन के दौरान, क्या मतलब सिग्निफिकेंस होगा इन जो ये डिजिट्स हैं, लीस्ट काउंट का कैसे ख्याल रखा जाता है। तो हमें यहाँ बताया गया, इस पहले इस वर्ड से समझेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर से ये सारी बातों का इजी होगी समझने में। देखो क्या लिखा गया है बच्चों यहाँ। जैसे मान लो मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है 12.34, तो यहाँ कुछ ऐसा है। ये जो लास्ट डिजिट होती है बच्चों, ये लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर मान लो मैं सेंटीमीटर का ही लिख दूँ इसके आगे, तो ये 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट वाली वैल्यू है सबसे आखिरी इस पोजीशन पर जहाँ 4 लिखा है। तो ये लीस्ट काउंट की जब वैल्यू देखते हैं तो चांसेस भी एरर के वही होते हैं ना। तो ये मोस्ट अनरिलायबल डिजिट होती है बच्चों, अनसर्टेन डिजिट कह सकते हो आप इसको। और ये जो होती हैं डिजिट्स, इनको बोलते हैं सर्टेन डिजिट्स, मतलब इनका पता है हमें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है कि स्क्रू गेज से अगर इसे मेजर कर रहे हो 4, ये आखिरी वाली वैल्यू पे, स्केल से मेजर कर रहे हो 2.3 सेंटीमीटर, तो ये अनसर्टेन है। तो ये अनसर्टेन डिजिट है प्लस ये रिलायबल डिजिट है कि भाई इतना तो स्केल से मेजर करेंगे तो पक्का सही आएगा ही आएगा। 2.3 पे 3 पे जाके हमें गड़बड़ होती है, पता है ना, ये बात पिछली क्लास में सिखाई थी। तो इसको हमने एक नंबर डाला कि ये डिजिट जितनी रिलायबल डिजिट है प्लस एक अनसर्टेन डिजिट जो आखिरी वाली होती है, उनके जोड़ के जो नंबर ऑफ डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या लिखा है देखो यहाँ पे, द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट प्लस रिलायबल डिजिट, जो पिछले पेज पे चला गया इतना, ये द रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज टर्म एज सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे देखो ये लिखा है 1.262 सेकेंड लिखा है, तो इसमें जो 2 पोजीशन है ये वाली, ये सबसे लास्ट लीस्ट काउंट पे 0.01 सेकेंड रहा होगा इस डिवाइस का लीस्ट काउंट, तो ये अनसर्टेन है और ये दोनों सर्टेन है। भाई इतनी तो वैल्यू एक्यूरेट ही मेजर हुई होगी, तो इन तीनों को मिला के सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गई? 3 इस नंबर की। तो यहाँ अब कुछ चीज़ें लिखी गई कि जैसे अगर आप मान लो आपने कोई डिवाइस लिखा, जैसे आपने ये एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल 2.308 सेंटीमीटर आपने मेज़र करा, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? कितनी हो गई? 1 2 3 4 कह रहा हूँ मान लो मैं। तो इन्होंने बताया कि भाई अगर आप यूनिट सिस्टम बदलोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलेंगे। भाई आप, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर -2 है ना। तो क्या ये मेजर करके आया है? नहीं, ये तो एक कैलकुलेशन है, जस्ट आपने कन्वर्ट करा है। तो इसका मतलब जो सिग्निफिकेंट नंबर की होगी वही कन्वर्ट करने के बाद भी होगी।
तो यूनिट कन्वर्जन से कभी सिग्निफिकेंट डिजिट पे असर नहीं पड़ता। ये बात समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले कुछ रूल समझ लो, उससे ज़्यादा इजी रहेगा कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में, जैसे 5 6 7 3 3 3 लिख दिया मैंने, ये नॉन जीरो डिजिट है, सब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती है, ठीक है। अच्छा, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, कि जितनी भी जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंस जाती हैं, जैसे देखो ये जीरो फंस गई, ये भी काउंट होगी, 1 2 3 4 5। और उसने कहा कि चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे नहीं हो, डेसिमल पॉइंट हो, जैसे इस नंबर में 56.033, तो देखो डेसिमल है लेकिन ये जीरो कहीं ना कहीं इन दो नंबर के बीच में फंसी है ना, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो गई 5, ये बताया। फिर कहा कि इफ द नंबर इज लेस देन जीरो, लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे देखो ये एग्जांपल दिया, ये 1 से छोटा नंबर है, कैसे? क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग लिखा है और यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, मैंने गलती कर दी, इसे हटा दिया। लो बेटा, अब देखो 0.00 ऐसे, तो देखो ये 1 से छोटा नंबर है, तो जो टर्मिनेटिंग जीरो होती है ये काउंट नहीं करते, इनकी कोई कदर नहीं है। कितने होंगे? 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का? अभी नहीं समझाया था कि कैलकुलेशन करते वक्त आपके जो वो प्रिसिजन होता है वो चेंज होता जा रहा है ना, तो उसको चेक करने के लिए कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए इस चीज़ों को तैयार किया जाता है। अब देखो कैसे तैयार होगी, लास्ट में आपको पता लगेगा। टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल प्लेस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे देखो 123 मीटर है ये, तो अगर ये जीरो आ जाए तो इनकी कोई कदर नहीं है। अगर कोई बिना डेसिमल का नंबर है और ट्रेलिंग जीरो है, या शुरू में लिखा है, जैसे किसी ने लिख दिया 0055, इनकी कोई कदर नहीं, बस केवल 2। ऐसे लिखा है 550, इस ट्रेलिंग जीरो की कोई कदर नहीं है, ये काउंट होगी। टर्मिनेटिंग होती है जो पहले लगती हैं जीरो, ट्रेलिंग होती है जो बाद में लगती हैं, ठीक है, लास्ट में जो जीरो लगती हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे जो डेसिमल नंबर वाले पॉइंट होंगे, जैसे ये डेसिमल वाला है, तो यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है सॉरी, वो काउंट होती है। ट्रेलिंग जो टर्मिनेटिंग जीरो होती है वो काउंट नहीं होती। देखो इसमें ये काउंट नहीं हुई, लेकिन ये 2 वाली काउंट हुई, तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसमें लिखा गया कि यहाँ कुछ कंफ्यूजन है सिग्निफिकेंट फिगर को लेके, उसके बारे में समझाते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ एक बात का हमें ख्याल रखना है, जैसे इसमें लिखा गया, जैसे इसमें लिखा गया बेटा कि जैसे 4.700 मीटर कोई एक लेंथ रिपोर्ट करी हमने, मेज़र करी, तो अब सोचो कि ये जिस डिवाइस से मेज़र करी होगी, यानी कि वो पॉइंट, उसकी लीस्ट काउंट कितनी रहेगी? 0.001 मीटर, यानी कि वो 1000 मीटर के, 1000 मीटर के 1000 पार्ट को मेज़र कर सकता है ना। ये बात समझ में आई? तो हमने इसको मेज़र करके लिखा हुआ है यहाँ। लेकिन एक बच्चे ने सोचा कि मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो उसने ऐसे लिख दिया 4.700, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, ऐसे कर दिया। तो उसने लिखा 470.0, ऐसे लिख सकता है ना वो, है ना। तो देखो इसको ध्यान रखना है कि जैसे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी? 1 2 3 4, ट्रेलिंग जीरो काउंट करते हैं, डेसिमल वाला नंबर है, तो इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगी बच्चों? सोचो कितनी रहेगी इसकी? ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर उसने इसको देखो, अब लास्ट नंबर है ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद नो डेसिमल प्लेस, वी वुड कंक्लूड दैट द ऑब्जर्वेशन हैव द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे इसने कहा कि अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने इसको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, अब इसकी बताना कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर, आपके अकॉर्डिंग कितनी है? 2। तो ये गलत बात है। हमें अगर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करें कि फाइनल इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहे, कितनी रहे बच्चों? सोचो, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रहे, तो इस तरीके से लिखना कंफ्यूज ही हो जाएगा, ठीक है। ये जो लिखा है देखो, इसकी सिग्निफिकेंट 4 ही है, तो यहां ये बात समझाने की कोशिश करी कि ट्रेलिंग जीरो बहुत, मतलब जब भी आप यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखनी है। तो अब तीसरे पॉइंट में कहा कि भाई देखो, अगर आप इस बात से कंफ्यूजन होता है आपको बार बार, तो इसके लिए इजी तरीका है कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब ये साइंटिफिक नोटेशन होता है a × 10 की पावर b। a कोई भी नंबर होता है जो 1 to 10 होता है, जैसे एग्जांपल 2.3 × 10 की पावर -10।
साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा नहीं हो सकता। 22.3 इंटू 10 की पावर -10 या प्लस, देखो ये 1 से 10 से बड़ा हो गया ना नंबर, ये लिखना गलत है। आपको लिखना पड़ेगा 2.23 इंटू 10 की पावर, वही डेसिमल प्लेस वगैरह उसके चेंज करो। तो देखो ये नंबर एक है ना, तो ये 2.3 1 से छोटा है, 10 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है। 1 और 10 के बीच में आना चाहिए नंबर। जैसे किसी बच्चे ने लिखा है 0.5 इंटू 10 की पावर 7, ये गलत है। 1 इसको ऐसे करो, 5.0 इंटू 10 की पावर क्या कर दो, 0 मल्टीप्लाई करें ना, 6 कर दो। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तो ये डेसिमल इधर भेज दिया मैंने, तो ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, कभी राउंड ऑफ करना हो तो साथ साथ यहाँ एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ नंबर वी में राउंड ऑफ। अगर ये a1 5 से छोटा छोटा है, ठीक है, तो a को 1 से रिप्लेस करो, और अगर a 5 और 10 के बीच में है तो रिप्लेस कहां से करो, 10 से। एग्जांपल देता हूं, इस नंबर को देखो जरा, ये 5 से छोटा है ना, इसमें a, मुझे राउंड ऑफ करना है, तो पता है राउंड ऑफ करके क्या लिखा जाएगा, a का हो गया 1, 10 की पावर -10 मीटर। ये नंबर देखो, इसमें a क्या है, 5 से बड़ा है ना, इसमें 5 से छोटा था, इसमें इस पूरे नंबर को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, सॉरी 10 से, तो 10 इंटू 10 की पावर 19 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 20। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, तो ध्यान रखना है। तो जब कभी ऐसे नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, सर जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे एटम की जो यूनिट होती है बच्चों, वो होती है लगभग 2.57 इंटू 10 की पावर -10 मीटर एटम का रेडियस होता है। तुमने कभी भी देखा होगा, हम ऐसे, जैसे मैं पिछली क्लास में बता के आया था कि न्यूक्लियस का रेडियस ऐसे, हम अंदाजा क्या लगाते हैं, देखो 5 से छोटा है ना, राउंड ऑफ करना है, तो हम बोलेंगे 10 की पावर -10 मीटर का ऑर्डर होता है। ये थोड़ा यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, 10 की पावर -10 मीटर। सर क्यों लिख दिया आपने ऑर्डर इसका, क्योंकि ये राउंड ऑफ करना हो तो ये 5 से छोटा है तो उसको 1 मान सकते हो, ठीक है। तो ये 10 की पावर -10 ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर बोलते हैं ना ऐसे हम, क्यों सर ऐसा क्यों होता है, देखो 2 है, ये 2 को 3 बना लो, 4 बना लो, इससे क्या होगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा बच्चों इसमें, ठीक है। ये ऑर्डर लगभग वही रहेगा। तो ऑर्डर के लिए अगर राउंड ऑफ करना है तो अगर 5 से छोटी वैल्यू तो इसे 1 कर लेंगे। क्लियर हो गई ये बात। जहां आपको डाउट हो कि क्या बोला है मैंने, तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके दोबारा समझ लो, ठीक है। यही बात यहां समझाई गई है, ठीक। अब जैसे देखो, वहां पिछले एग्जाम्पल में ये था कि ये 4.700 मीटर था, तो उन्होंने कहा कि अगर ये गलत हो गया था बेटा, गलत हो गया था ना, तो उन्होंने बताया कि अब अगर आपको 4.700 को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे कन्वर्ट किया, इसमें 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होती। हाँ, मैंने एक वो इंपॉर्टेंट बात छोड़ दी, आपको नहीं बताई, कि जो 10 की पावर b है, इसका सिग्निफिकेंट कुछ नहीं होता, a का ही सिग्निफिकेंट फिगर देखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। अब जैसे देखो, इन्होंने क्या काम किया, जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर कन्वर्ट करा, तो इसमें क्या कर दिया, देखो इसी में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे ना, है ना। किलोमीटर मेजर करना था तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे नंबर के, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना आए कि भाई कौन से डिवाइस से मेजर हुआ, उसका लीस्ट काउंट क्या था, है ना, प्रिसीजन क्या था। तो ये बात पता लगी। अब क्या, ये जो फाइनल हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक और बात पता लगी कि फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल प्लेस द ट्रेलिंग 0 आर नॉट सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन 1 है, तो अगर इसमें ऐसे लिखा है तो ये ट्रेलिंग 0 काउंट नहीं होंगी, केवल ये इसकी डेसिमल नंबर है। फॉर अ नंबर 0 विद डेसिमल द ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट। 5.00 होता तो देखो डेसिमल है ना, तो ये ट्रेलिंग 0 काउंट होंगी, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3, ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। जैसे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि सरकमफ्रेंस जो होती है 2πr होती है, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो भाई 2 तो एक नंबर हुआ, पाई हुआ 3.14, और कुछ भी हो सकता है, साथ में रेडियस मान लो कितना है इसका, d/2, रेडियस कुछ भी मान लो r, मैं कभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूँ। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या मानेंगे, इसकी क्या मानेंगे और इसकी क्या मानेंगे,
तो ध्यान रखना, ये जो नंबर्स होते हैं जैसे पाई है, इसकी कुछ भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है बेटा। 2 है, इसकी कुछ भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपने नहीं मेजर करे ना, ये तो एक वैल्यू है। तो जो भी नंबर होते हैं जैसे पाई 3 फॉर्मूले के अंदर आते हैं, कोई नंबर आते हैं जिनको आप मेजर नहीं कर रहे हो, वो अनडिफाइंड सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.66 इंटू 10⁻⁻11, तो इनकी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन के दौरान जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी लेनी है इनकी सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल रेडियस है, इस जिस सर्कल को आप मेजर करने जा रहे हो उसका रेडियस मेजर हो रखा है 2.33 मीटर। तो मुझे इस तरीके से 2 और 3.14 को कंसीडर करना पड़ेगा कि जब मैं फाइनल रिजल्ट आए जो मेरा सरकमफ्रेंस, वो इन पे डिपेंड ना करे। समझ रहे हो? ये एक मजेदार बात होगी बच्चों जो अभी हम अगले स्टेप में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये जो नंबर्स है ना इस फॉर्मूले के अंदर, इनके सिग्निफिकेंट फिगर आपकी मर्जी है क्या बनाना चाहते हो, बस आप अभी ये समझो। ठीक है, और जो चीज आर तो मेजर करके लाओगे तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर आपको दी जाएगी, आपको होगी, उसको उसे एज इट इज रखना है। और फिर आगे फाइनल आंसर कैसे लिखना है, तो अब ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समझ आया बेटा? अब देखो आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। यहां बताया गया कि अब जब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे तो रूल क्या होने चाहिए। ठीक है, देखो बेटा यहां एक एग्जांपल लिया गया कि अगर मास है किसी ऑब्जेक्ट का, मेजर करा, वो इतने ग्राम मेजर करा, 4.237 ये रहा। ठीक है, और वॉल्यूम मेजर करा गया ये सेंटीमीटर क्यूब। आप देखो ये जो डिवाइस रहा होगा इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.001 ग्राम, है ना। और ये जो डिवाइस होगा इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप डेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं, देखो बेटा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने मास लिखा अपॉन वॉल्यूम लिखा, डिवाइड करके ये वैल्यू आ रही है। ओ भाई साहब, अब देखना अगर किसी को ये डायरेक्ट डेंसिटी दिखाई जाए, आंसर दिखाया जाए, तो वो सोचेगा हो भाई साहब बहुत हाईली प्रिसाइज डिवाइस है जो डेंसिटी को इतने टर्म तक मेजर करके आया, जबकि इतना प्रिसाइज तो थे ही नहीं हम। हमारा मास 3 प्लेस तक प्रिसाइज था और ये जो क्या कहते हैं वॉल्यूम ये 2 प्लेस तक था लीस्ट काउंट। इसका मतलब इतनी हाई प्रिसाइज वैल्यू में ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। देखो बेटा अब सोचो, जैसे अब हम एक बात सोचते हैं, हाँ जो इतने प्लेस हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई साहब इतने सारे प्लेस, इतना वाला, इसका मतलब इतना प्रिसाइज तो नहीं हो सकता कोई। तो यानी कि अब हमें कैसे सोचना होगा कि फाइनल आंसर कैसे लिखें, तो इनके रूल हम समझने जा रहे हैं। एग्जांपल समझ में आया? तो देखो सबसे पहले में मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया गया। मल्टीप्लिकेशन का रूल कि जब कोई 2 या 2 से क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन भी कहते हो, डिवीजन का भी रूल, कि जब आप बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे बच्चों, तो उस टाइम आपको ये देखना है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा, देखो फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल आंसर जो होगा, दैट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब उन क्वेश्चन वैल्यूज को जिन्हें आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, उसमें जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो आंसर में लिखनी है। अब जैसे देखो डेंसिटी यहाँ क्या लिखी है, 4.237, ठीक है, और यहाँ मास क्या लिखा हुआ है, ये इनमें से दोनों में से लीस्ट डेसिमल प्लेस क्या है, तो 1 2 3 इसका है ना। तो इसका मतलब जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आंसर जो होगा इनमें से लीस्ट वाले के हिसाब से, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, राउंड ऑफ करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने बदतमीजी कर रखी है कि राउंड ऑफ का रूल बाद में दे रखा है, पहले ये रूल दे दिया। तो अब मुझे पता है ये आंसर आया था, है ना, ऐसे डिवाइड करके, तो मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक जाना है। तो अब मैं इनको सबको हटाऊं, आखिरी वाले को हटाओ, देखो इसको 8 को हटाएंगे तो 5 से बड़ा है, तो हटा के क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो आंसर होगा 1.69। समझ में आया फंडा कि जब भी आप किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले के हिसाब से आंसर लिख। तो बिल्कुल ऐसे ही देखो, जैसे ये एग्जांपल लिखा कि सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इतना है, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1, और 1 लाइट ईयर को हमने मतलब कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, इतना आया। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होती है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमने ये रखी और टाइम ये मल्टीप्लाई करा, तो आंसर जो आना चाहिए ये आ रहा है।
तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर थी 5, 1 2 3 4 5, इसकी हो गई 3, तो ये गलत हुआ ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसकी मिनिमम 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 9.47 इसको राउंड ऑफ करो, ये 5 हो जाएगा, 0.9, अभी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 है ना। अगर इसे राउंड ऑफ करते हैं 10 हो गया, इंटू 10 की पावर 15, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर ऐसे। अब ये आंसर होगा, मैंने ये हटा दिया, इसको आंसर लिखेंगे क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से होनी चाहिए फाइनल रिजल्ट की, ठीक है। इन्होंने यहाँ तक लिख के छोड़ दिया, बाकी काम हमारा था, हमने कर दिया। अब देखो बेटा, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the final result should retain as many decimal place are as in the number with least decimal places। देखो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो नंबर को, तो फाइनल रिजल्ट जो होना चाहिए उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है। क्यों सर? तो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ सर, आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखनी चाहिए जैसे अभी पिछले केस में देख रहे थे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है, देखो इन तीनों नंबर को जोड़ो आप। इन तीनों नंबर को जब आप जोड़ोगे बच्चों, तो ये नंबर आ रहा है, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो ये करेक्ट ओनली 1 डेसिमल प्लेस, फाइनल द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इज इतना। देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, ठीक है, और इसमें कितनी है, इसमें 3 है, और इसमें कितनी है, 5 है। अर्थमेटिक एडिशन आ रहा है 66.3.821, ठीक है। हमें डेसिमल प्लेस देखना होता है, पहले मैं डेसिमल के हिसाब से देखूं, 1 डेसिमल प्लेस है बेटा इसमें, है ना। तो हमें आंसर क्या देना होगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो इसको राउंड ऑफ किया, 1 को हटाया, 2 को हटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 5 से बड़ा है, ठीक है। अब ये इतना ही रख देंगे क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक तो जाना है ना, इन तीनों में लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना होता है। डेसिमल प्लेस जैसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर देखते थे, डेसिमल प्लेस, तो 66.3.8 ये आंसर होगा, ठीक है। समझाया बच्चों? अगर हम डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग देखते तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसमें, इसकी 3, तो हमारा आंसर पता क्या होता, 1 2 3 बनाना था, इसको राउंड ऑफ करते तो 66.3 ऐसे हो जाता है, 664 किलोग्राम। तो बताना जरा, क्या इससे पता लग रहा है कि हमने कैलकुलेशन का प्रिसिजन, ग्राम नहीं है, किलोग्राम नहीं, ग्राम है ये। देखो गड़बड़ नहीं हो रही, हमारा कम से कम 1 डेसिमल प्लेस तक तो हर केस में है, तो ये गलत प्रेडिक्शन हो रहा है, मतलब जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से गलत है, आंसर ये होना चाहिए इतने ग्राम। तो इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या चीज़ चेक करनी है आपको, लीस्ट डेसिमल प्लेस। जैसे आपने इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया इससे, ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो 0.003, इतने ही डेसिमल रखेंगे जो इनमें लीस्ट थे, ठीक है। और इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से भी लिख सकते हो, मतलब फाइनल आंसर को फिर ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में डेसिमल प्लेस ऐसे लिखना है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन है, हमने यहाँ कोई चेंज नहीं किया, साइंटिफिक नोटेशन लिखा है। फाइनल आंसर देखना था, दोनों के लीस्ट डेसिमल प्लेस 0.33 थे, तो आंसर हिसाब से लिखा गया, ठीक है बेटा। तो फाइनल एक बार फिर बता दूं, एडिशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, लीस्ट डेसिमल प्लेस फाइनल आंसर में, और कि जो उन सब में से जो क्वेश्चन आपने डाटा लिया था उसका सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला उठाओ। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं उनमें से लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर थी वही फाइनल आंसर की होनी है, ठीक है। अब देखो राउंड ऑफ का रूल सिखाया है यहाँ पे। राउंड ऑफ का रूल बड़ा इजी होता है बच्चों, जैसे इन्होंने कहा कि जिस नंबर को आप हटाना चाह रहे हो उसको आखिरी वाले जिस नंबर को हटाना है उसको देखो, अगर वो 1 से छोटा है तो उसको हटाने से उसकी कोई बात नहीं है, 2.74 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 5 से बड़ा है तो उस केस में क्या करना है, एक नंबर बढ़ाते हैं, जैसे 2.79, अगर इसको हटाना है तो ये 5 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2.8। राउंड ऑफ करते क्यों, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लेना है। अब मैं तुमसे कहूँ कि 2.394 ऐसे 8 इंटू 83.96673 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बताओ बच्चों, अब इसे मल्टीप्लाई करने को दे दूं, तुम क्या कहोगे, सर हम क्या शकुंतला देवी हैं, इतनी तेज कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या करें फिर,
तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कम कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो उसका ये रूल है। लेकिन अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करने जा रहे हो अगर वो खुद 5 हो जाए तो क्या करते हैं, तो 5 से जस्ट पहले वाली आप यूनिट देखेंगे, डिजिट देखेंगे, अगर वो ऑड है तो उसको बढ़ा दो। ठीक है, तो मैंने इसको हटाने के लिए इसको 1 बढ़ा दिया, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज रहने दो। देखो लिखा है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंप्लीफाई ड्रॉप एंड, है ना। इफ इट इज ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज बाय 1। इनसिग्निफिकेंट डिजिट किसको, जिसको हम ये हटाने जा रहे हैं, इसकी कदर नहीं है कुछ। भाई तुम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने गए, आपने ऐसे आपका बिल बना 200 ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब आप इसे राउंड ऑफ करना चाह रहे हो तो इस वाले नंबर को सबसे पहले राउंड ऑफ करोगे ना, तो ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। ठीक है, मतलब ये रूल है। तो अगर मान लो मैं कहूँ 2.65 था तो 5 को हटाना है, तो इस अब 5 है तो इस डिजिट को देखो ये इवन है तो इसको हटाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.6 रहेगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ समझ में आई। ठीक है बेटा, फिर हमें इस पैरा में बहुत सारी चीज़ बताई गई कि इन एनी ऐसे लिखा हुआ है कि अगर कोई पैरा, समझ रहे हो बेटा, अगर पैरा में मल्टी स्टेप हैं, कॉम्प्लेक्स बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें देखो 2πL/g। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी हो सकती है वैल्यू, ये भी हो सकती है। ठीक है, आप क्या करें, तो फाइनल नंबर जैसे 2π नंबर भी है इसमें, 2π भी है इस फॉर्मूले में, L भी है, G भी है। ठीक है, तो बेटा ये इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो ये 2 और पाई है ना, इन्हें आप मेजर नहीं करते, आप लेंथ मेजर करोगे, जी मेजर करोगे, तो इनकी जो वैल्यूज है बच्चों, वो तो एल और जी की वैल्यू तो आपको दी जाएगी, उनकी सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल प्लेस, लेकिन 2 और पाई आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ 3.142 भी रख सकते हैं, 3.14 भी। अब इससे क्या कैसे देखना होता है, इसको अगले स्टेप में, अगले पैरा में आपको समझ में आएगा कि कैसे सोचना होता है कि वैल्यू कितनी रखें हम। ठीक है, दूसरी बात यहाँ एक और बात बताऊँ, ये एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सरफेस एरिया है, कोई क्यूब है, ठीक है, उसकी साइड है ये और उसका सरफेस एरिया लिखना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 6a²। अब आप कहोगे सर 6 × a का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो 6 भी तो एक नंबर है ना, तो जो आंसर आएगा, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 हुई ना। आपको ये जो नंबर होते हैं जैसे 6 पाई, ये सब, इनकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं सोचनी होती। ठीक है, आपको देखनी है कि जो आप 6 × a लिखोगे, दैट इज 7.203 × 7.203, इनकी सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करोगे। फाइनल आंसर इसके हिसाब से लिखा जाएगा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखो इसने कैलकुलेट करके 4 सिग्निफिकेंट, इसको राउंड ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक बना दिया। और राउंड ऑफ करना है कि ये नहीं कि ऐसे ही काट दो सर ये हटा दिए, देखो राउंड ऑफ करा है, यहाँ 3 करा है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको कि जैसे कभी भी कोई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। किनका जो आपको डाटा होता है गिवन, ये जो नंबर्स होते हैं किसी फॉर्मूला में, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है बेटा, इन पर रूल नहीं लगेगा। अब देखो, ये आपने जो भी क्वेश्चन किए थे कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जो डिवाइड हो के आया, इनमें से दोनों में से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसकी थी, 1.2 की 2 थी ना, तो फाइनल आंसर 4.8 लिखा। देखो बच्चों, अब हम ये केस देखते हैं कि रूल फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। मान लो हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। ठीक, इनकी एरर भी दे रखी है कि अगर ये 0.1 है तो एरर कैसे लिखी जाती है आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज एरर 0.01 अपॉन दिस वैल्यू करो इंटू 100 कर दो, तो ये परसेंटेज एरर भी बन जाती है, पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो ऐसे ब्रेथ भी दे रखी है ये, है ना। तो हमें एरिया में एरर पता करनी है, तो मैंने यहाँ ऊपर लिखा। इसके स्टेप को बहुत ध्यान से समझना और बहुत काम आते हैं जब क्वेश्चन करोगे आप एरर के। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने लेंथ इस्तेमाल की, ब्रेथ यहाँ रखा, मल्टीप्लाई कर दिया, 163.62 आया। दोनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन मैंने अभी आंसर को अभी राउंड ऑफ नहीं किया। क्यों नहीं किया देखो अभी। अब एरर लिखते हैं, तो एरर प्रोडक्ट रूल यही चलता है ना, मल्टीप्लिकेशन में एरर, फ्रैक्शनल एरर ऐड होती हैं। मैंने एरर लिखी यहाँ से
इस स्टेप को ध्यान से देखना है। इस स्टेप के लिए समझने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे जैसे 2 नंबर डिवाइड कर रहा हूँ मैं, अगर मैं यहीं पे रूल लगा दूं अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो भी पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर का, तो ऊपर 1 सिग्निफिकेंट है मिनिमम इन नंबर में और नीचे वाले की 3, तो फाइनल आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए? 1। तो देखो इस नंबर को कब तक राउंड ऑफ करूँ? तो देखो बच्चों, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करना शुरू कर दूँ तो लगभग 0 नहीं बन जाएगा? तो कभी भी ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसे बीच के स्टेप में राउंड ऑफ रूल नहीं लगाना। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर आया बच्चों, ठीक है। हमें तो एरर पता करनी थी, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके, तो मैंने इधर एरिया को मल्टीप्लाई किया। एरिया कितना था? 163.62। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ तो डेल्टा ए आ रहा है ये। अब इसको राउंड ऑफ करना है बच्चों रूल के हिसाब से। यहाँ क्या रूल लगता है एरर में, तो ध्यान से देखना। आपने जो नंबर देखा है इसकी जो प्रिसीजन है बच्चों वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक है इसका, मतलब 1 सिग्निफिकेंट है। इसकी भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है एरर की, तो एरर में एरर की सिग्निफिकेंट फिगर देखी जाएगी। इस नंबर को मुझे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो ये सब हटेंगे। 6 हटेगा तो यहाँ 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये एरर बन गई डेल्टा ए। और इस नंबर को अब एरिया को मैं राउंड ऑफ करता हूँ ताकि मुझे जो फाइनल आंसर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर एल में थी, बी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी, तो इसमें भी 3 रहे, उसके लिए इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, 3 का क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से आंसर हो गया 164 ± 3, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टेप ध्यान देना है इस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन में आपको ऐसे स्टेप देना है। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखा हुआ है, अब भाई तभी तो एनसीईआरटी है। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मान लो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम कैलकुलेशन में करने जा रहे हैं और उनमें से n सिग्निफिकेंट फिगर हैं उस डाटा की, तो जरूरी नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए यहाँ पे कि क्या जरूरी है कि जो फाइनल आंसर आए उसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी उतनी ही हो जितने डाटा में हर नंबर की है। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो, ये 2 नंबर हैं, दोनों की सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है ये, है ना, लेकिन आंसर ये नहीं लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं? लीस्ट डेसिमल प्लेस, तो यहाँ 1 डेसिमल प्लेस इसका है, तो आंसर होना चाहिए राउंड ऑफ करके ये। अब फाइनल आंसर ये आया, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसकी 3 और इसकी कितनी है? 2, तो बदल गई ना। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो डाटा जो आप जिसे ऑपरेट करने जा रहे थे उसकी सिग्निफिकेंट फिगर और आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर सेम हो, ठीक है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करिए इन्होंने, पता नहीं क्यों। अब देखो, रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू नंबर स्पेसिफाइड टू अ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स ओनली ऑन टू n बट ऑल्सो नंबर ऑफ इटसेल्फ। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मतलब उन्होंने कहा कि जब रिलेटिव एरर पता करोगे किसी नंबर में तो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ साथ उस नंबर पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक नंबर है बच्चों, ये देखो, जैसे लिखा हुआ है इन ए मेजरमेंट इतने ग्राम है ये और इसकी एरर है ये, ठीक है। दूसरा मेजरमेंट है उसमें वैल्यू इतनी है और एरर है ये। रिलेटिव एरर कैलकुलेट करनी थी तो मैंने यहाँ कैलकुलेट करा बच्चों 0.01 अपॉन ये इंटू 100, तो जब मैंने कैलकुलेट करा तो ये आया 0.98, ठीक है। अब इसे राउंड ऑफ करना है, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट, इस नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1, है ना, और इसकी कितनी है? 3। अब सर ये 100 की, 100 तो एक नंबर है बच्चों, इसको नहीं सोचना होता कभी भी। इन दो को देखो, तो हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाना है, तो इसको राउंड ऑफ करूंगा तो क्या बनेगा? इसको हटाया तो ये 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1%। जब मैं इस नंबर में कर रहा हूँ सेम डिवाइड किया ऐसे ऐसे, तो फाइनल आंसर ये आ रहा है। अब देखो बेटा, इसमें अब रूल के अकॉर्डिंग तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ऐसे लग रहा था ना कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर सेम होना चाहिए, नहीं। अब इसमें मुझे 1 लानी है सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर 0.1 रहेगी, ठीक है, समझ में आया बात? तो यानी कि एरर जो है किस पे डिपेंड करती है बेटा? उस वैल्यू पे भी, कि वो वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो लीस्ट काउंट तो दोनों में सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग है, इसलिए फाइनल आंसर भी अलग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और मजेदार बात बताने जा रहा हूँ बच्चों में। ये यहाँ जो पॉइंट बताया गया, इंटरमीडिएट रिजल्ट इन अ मल्टीपल स्टेप computation should be calculated to one more significant figure in every measurement than the number of significant digit in least precise measurement। जैसे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो
और आपने देखा कि यार इसमें लीस्ट डेसिमल मतलब सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये नंबर है, और आप डिवाइड करके आया कोई डेसिमल प्लेस है, मान लो 3 आ गया, मतलब ऐसे कोई कैलकुलेशन आ रही है 2.33 है ना, ऊपर कोई वैल्यू रखी है, डिवाइड में कर दूँ मैं 8.733। तो जब आप डिवाइड करोगे ना इसको, तो इस तरीके से काउंट करना, जैसे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसकी 4 है, तो उससे एक वैल्यू एक्स्ट्रा रखना, मतलब जो डेसिमल प्लेस मान लो आ गया 8.9, तो इसके आगे चलो एक और पोजीशन तक जाओ, मतलब ताकि जो फाइनल नंबर हो इनमें से एक डेसिमल एक्स्ट्रा रहे, एक सिग्निफिकेंट फिगर एक्स्ट्रा रहे। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो मज़ेदार बात है। जैसे मैंने क्या काम किया, 1/9.48 करा, ठीक है, तो डिवाइड करा, इसको कितना आ गया बच्चों, 0.104, ठीक है। आंसर है बच्चों, अगर मैं इसको मतलब डिवाइड करता हूँ, ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है, ये मैंने ये ऐसे लिखा है। देखो बेटा, देखो इस वैल्यू को ध्यान से देखो, जैसे तुमने 1.958 को डिवाइड करा तो ये आंसर आ रहा है, और मैंने इसे राउंड ऑफ कर लिया क्योंकि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। फिर याद दिला दूँ 1 की कोई कदर नहीं है, ठीक है, इसके हिसाब से डिसाइड होगा, तो मैंने 3 लिख दिया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया। अब ध्यान दो, अब अगर मैं इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दूं तो 9.58 आना चाहिए ना, लेकिन जब डिवाइड करके देखते हैं ना तो ये आता है, और अगर आप इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आओ तो ये देखना गड़बड़ नहीं हो गया, 9.58 था, अब आंसर आ रहा है 9.62। तो इसका मतलब अब हम दोबारा, अब मैंने 1/9.58 किया, और मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बजाय एक और सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा ली, तो 1004 था ना ये, तो मैं इस प्लेस तक लाया, तो 8 को हटा के यहाँ 4 बढ़ जाएगा, तो मैंने 0.1044 ले आया, ठीक है। अब देखो मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो आंसर लगभग क्या रहा है, अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 9.58 ना, जो सही आंसर था। तो क्या सीखने को मिला कि जब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कोई डिवाइड में चल रहा है कहीं नंबर कुछ भी, तो हमेशा जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है मान लो मिनिमम वाली, तो उससे एक सिग्निफिकेंट फिगर आगे तक की कैलकुलेशन रखो, नहीं तो राउंड ऑफ एरर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात, ऐसी एरर से बचना है तो ये ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है राउंड ऑफ एरर टू द नंबर्स, बहुत मज़ेदार बात थी ना ये। तो ये था बच्चों एरर टॉपिक तक, ठीक। देखो बच्चों अब नए टॉपिक पे आते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो हमारे पास बेस क्वांटिटी थी 7 बेस क्वांटिटी थी, तो हमने उनकी यूनिट को सिंपलाइज किया ऐसे, डायमेंशन L, इसको मास M, टाइम T, टेम्परेचर का केल्विन है ना, करंट का A, इंटेंसिटी का CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये है क्या, देखो मान लो मैं थोड़ी देर के लिए 3 बेस क्वांटिटी मानूं, मास, किलोग्राम, सेकेंड, तो बेस क्वांटिटी की यूनिट हुई है ना। पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इस पैरा में डायमेंशन क्या मतलब समझाया गया है। मान लो हमारे पास 3 यूनिट है, मास, किलोग्राम, सेकेंड, तो इन्हें आप बेस यूनिट बोलेंगे, जो पिछली क्लास में बताया था। मैंने यहाँ पे बहुत सारी डिराइव यूनिट लिखी, देखो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भाई डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आप सोचो मैंने इन यूनिट से ये डिराइव यूनिट बनाई है, क्या बदला है, इनकी पावर रेज करी है ना बच्चों, ऐसे 1 -1 2 है ना। तो ये जो पावर होती है ना, दैट आर कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशंस वो पावर होती हैं, या पावर को क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट। देखो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर विच हैज टू बी रेज ऑन बेस क्वांटिटी टू मेक द डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। डिराइव क्वांटिटी बनाने के लिए जो हम पावर रेज करते हैं दैट आर कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। तो बेस यूनिट जो बच्चों होती हैं, जैसे देखो आज हमने लिखा था यूनिट ऑफ मास कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। इनके इतने सारे नाम हो सकते हैं, जैसे यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, क्विंटल, टन, इतने सारे नाम हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नाम इनको क्या कर दें, एक सिंबल दे दें। तो आज से हमने इसको एक सिंबल मान लिया, ऐसे मास का M, इसकी समझ रहे हो, लेंथ की यूनिट मान ली L और टाइम की यूनिट मान ली T। तो ये बेस यूनिट हो गई। अब जब हमें कोई भी नई यूनिट बनानी होगी तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन्हीं से बनाएंगे ना, बस इनकी पावर रेस कर देंगे, जैसे M की पावर A, लेंथ की पावर B, T की पावर C। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो हो गई डिराइव यूनिट, है ना। इसको डायमेंशन फॉर्मूला भी बोलते हैं।
और ABC क्या हो जाएंगे, डायमेंशन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, डायमेंशन। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि बहुत सारी यूनिट सिस्टम थी, तो जिससे हमने सोच लिया कि भाई अगर उनसे बचना है तो सीधे सीधे हम एक नाम रख लें और उसी से हम दूसरे कोई भी यूनिट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मास, लेंथ और टाइम से हम कोई भी यूनिट बना सकते हैं बच्चों। तो जैसे पहला पॉइंट आया, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ इस पैरा में देख के कि दिया गया कि अलग अलग क्वांटिटी के यूनिट बनाओ। तो जैसे वॉल्यूम की यूनिट बताई, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ की यूनिट एल लिख रखी, एल क्यूब हो जाएगा ना, सोचो। ठीक है, और ऐसे ही एक्सेलरेशन की यूनिट तो मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ कुछ बनाई है यूनिट। जैसे स्पीड है, स्पीड होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ की यूनिट क्या मानी हमने, एल, टाइम की टी, तो वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट आ गई एम। एम तो है ही नहीं इसमें, तो एम की पावर 0, लेंथ की पावर एल, टाइम की पावर -1, एल टी -1। ठीक है, एरिया की यूनिट बनाई, लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ एल का स्क्वायर हो गया। और सर ये क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हम बिगनर होते हैं तो एनसीईआरटी में कह रही कि भाई इनको भी लिख दो तो अच्छा लगेगा, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। वॉल्यूम होती है एल क्यूब, लेंथ क्यूब, तो लेंथ की यूनिट क्या है, एल, एल क्यूब हो गया, m0 t0 एल क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की कैपिटल एम, वॉल्यूम की एल क्यूब, तो एम एल क्यूब। ठीक है, तो एम एल की पावर -3। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तो इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटी की यूनिट बनाई हमने। जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम मान लेते हैं, वैसे तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी की अभी लिखी हमने एल टी -1, टाइम की कैपिटल टी, ऊपर जाके एल टी -2 हो जाएगा। फोर्स लिखना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम, एक्सेलरेशन होता है एल टी -2, एम एल टी -2। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, एक और लिख के दिखाता हूँ, तो देखो फोर्स की हो गई एम एल टी -2, डिस्टेंस की क्या होती है एल, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो एल प्लस 1 क्या होता है बेटा, एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि भाई ये डायमेंशन फॉर्मूले बनते हैं ऐसे ही, जैसे यहाँ फोर्स का बना रखा है, डेंसिटी का बना रखा है, ये सब डायमेंशन फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन, सबसे पहले कि हम यूनिट चेक कर सकते हैं, चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। मतलब जैसे देखो यहाँ एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है कि जैसे मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं जो इस पैरा में लिखी हुई हैं, कि जैसे कोई भी फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। अच्छा चलो एक बात बताओ, 10 किलो बड़ा है ना 5 मीटर से, 10 किलो 5 मीटर से बड़ा हो सकता है? ये तो बदतमीजी हुई ना कि भाई यूनिटी सेम नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10 मीटर -5 kg इक्वल टू, तो आप कहोगे सर ये तो बदतमीजी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आप किन क्वांटिटी को इक्वेट कर सकते हो जिनकी यूनिट सेम हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x इक्वल टू यू टी प्लस ½ AT², किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी क्वांटिटी टर्म है, पूरे टर्म के आपस में यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। यूनिट बोलते हो, डायमेंशन भी बोल सकते हो आप। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, ईच टर्म इन एन एक्सप्रेशन हैज सेम यूनिट। ठीक है, सब टर्म की यूनिट क्या होती है, सेम यूनिट। यूनिट की बजाय आप डायमेंशन भी लिख लो चाहे, कि जिनकी यूनिट डायमेंशन सेम होनी चाहिए हर टर्म के, क्वांटिटी के नहीं बोल रहा हूँ मैं, टर्म के। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे एनसीईआरटी ने, x इक्वल टू x0 v0 t प्लस ½ AT²। x0 है इनिशियल डिस्टेंस, v0 स्पीड है इनिशियल, a एक्सेलेरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग इस पूरे टर्म की यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला, इस टर्म की यूनिट इसके बराबर, ये सारे आपस में बराबर आएंगे। प्रूफ करके दिखाया, देखो डिस्टेंस है तो l आया, ये इनिशियल डिस्टेंस है तो इसका कितना आया बेटा, x0 l, v0 t स्पीड इंटू टाइम, एल टी -1 इंटू टी, क्या आया l, t -1 से t कट गया। देखो ½ AT², हाफ एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो AT², तो एक्सेलेरेशन का LT -2 t², ये कट जाएगा, l आया। ओ भाई साहब, तीनों चारों टर्म के ओवरऑल यूनिट और डायमेंशन क्या आए, सेम आए। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस पर बेस बहुत क्वेश्चन होते हैं बच्चों, असाइनमेंट में देख सकते हो। और अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है और वर्कशीट नहीं है क्लास 11th 12th के लिए, तो हमारे ऐप पे जाओ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप सब्जेक्टिव असाइनमेंट लो, और ये सब वर्कशीट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं है इसका। ठीक है, तो जो इसका पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है जैसे ये, और हमें चेक करना है कि ये सही है गलत है,
तो हम क्या करें, इस पैरा में यही बात लिखी हुई है, ठीक। तो हमें चेक करना है कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, राइट साइड के बराबर। बस एक बात ध्यान रखनी है कि इस फॉर्मूले में जैसे हाफ है ना, ये हाफ, इन नंबर के बारे में नहीं पता लगता। अगर मान लो कभी बराबर भी आ रहे हैं डायमेंशन, तो हो सकता है कोई इस नंबर में प्रॉब्लम हो। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट आ रहे हैं फॉर्मूले, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की वजह से वो इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रहे हैं तो पक्का इनकरेक्ट है। यही बात इस केस में लिखी हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे बोला कि चेक करो कि फॉर्मूला सही है गलत, आपने इधर का भी डायमेंशन चेक किया, इधर का भी बराबर आ गया, तो आप लिखोगे डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो आपको हर टर्म का जाकर डायमेंशन फॉर्मूला लेना होता है। अगर वो बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो फॉर्मूले करेक्ट है, ठीक है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, कंसेप्ट बन जाता है, ये फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, हालांकि मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरी से रिलेटेड हो गया बेटा। कि जैसे उसने बोला कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, देखो सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिराइव द एक्सप्रेशन। तो इस डायमेंशन मेथड का एक बहुत बड़ा यूज़ होता है कि हम इससे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने टाइम को टी मान लिया, स्मॉल टी, ठीक है, या जैसे किताब वाले ने क्या माना है, कैपिटल टी, मैं कैपिटल टी मान लेता हूँ बेटा। तो कैपिटल टी डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो ऐसे सोचो डिपेंड्स ऑन लेंथ। सर आपने इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, और डिपेंड्स ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और डिपेंड्स ऑन मास, ऐसे लिख दिया। ये प्रोपोर्शनल टू का निशान क्यों लगाते हैं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। जैसे एरिया लिखा है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया आर स्क्वायर के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए आर स्क्वायर लिखा है। तो इन तीनों को कंबाइंड कर दो बच्चों, एल की पावर एक्स, जी की पावर वाई, एम की पावर जेड, ठीक है। और अब प्रोपोर्शनल का साइन है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है ना, तो इसकी वजह से इसको हटा के कांस्टेंट ले आते हैं, ठीक है। भाई हमें नहीं पता ना, भाई देखो कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर है, इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, हमें नहीं पता ना कि ये 1 2 क्या है, तो इसलिए हमें इसे फाइंड करना है, तो हम इसे x लिख लेते हैं, इसे y, ऐसे हमने x y z कर लिए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने दोनों तरफ डायमेंशन लिए, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलो बच्चों डायमेंशन ऑन बोथ साइड करे, तो देखो इधर ये तो टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन तो टाइम ही होगा, एल के का डायमेंशन नहीं होगा, एल का होगा एल की पावर एक्स, जी का होगा एल टी माइनस 2 की पावर वाई, एम की पावर जेड। तो ये हो गया एल की पावर एक्स प्लस वाई, देख लो यहाँ पे वाई है और यहाँ पे एक्स, टी की पावर माइनस 2 वाई, एम की पावर जेड, ओ ओ ओ ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ एम जीरो एल जीरो टी। अब कंपेयर करते हैं पावर, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया बच्चों जी, एल कितना है 0 है ना, हाँ, और t की पावर माइनस 2 वाई है ना, यहाँ कितनी है पावर 1, तो 1 आ गया, तो y इक्वल टू आ गया -1/2, ठीक है। z कितना है, m की पावर z इधर 1 है, मतलब पावर z है और इधर 0 है, तो z 0 आ गया, और x प्लस वाई से कैलकुलेट कर लेंगे x की वैल्यू, तो x प्लस वाई, एक्स वाई की वैल्यू रख दी -1/2 0, तो x इक्वल टू आ गया 1/2। अब जब तुम इसमें रखोगे, यानी कि मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो k l की पावर 1/2, g की पावर -1/2 और m की पावर 0, तो हट के m की पावर 0, तो क्या हो जाएगा k l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, ठीक है। और ये सॉरी ये k था, तो k√L/g बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं, ठीक, ये बन गया देखो। अब इसमें बताया गया कि डायमेंशन मेथड काफ़ी यूज़फुल है, और बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये बता नहीं पाता, न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं बता पाता, ठीक है। और एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्यों नहीं बता सकते हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं बता पाता, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह को डिराइव नहीं कर पाते हम इससे। तो ये सारी बात इसमें लिखी है, बाकी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन क्रैक करने से होगी बेटा। बहुत सारी थ्योरी आपको पता होगा जब आप दूसरी किताबें पढ़ते हो, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है ये बता दिया, रूल्स बता दिया। अब इस पे बेस्ड कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपकी तरफ से कितना एफर्ट लगाया जाता है ये आप देखेंगे।
और बच्चों मैंने आज आपको ये इस चैप्टर का सार बता दिया, क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी में। अब आपका काम क्या होता है, एक्सरसाइज सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, और बेटा इसके साथ पॉइंट्स टू पॉन्डर समरी पढ़ो और एक्सरसाइज पूरी करो, ठीक है। और इनके लिए असाइनमेंट चाहिए आपको टॉपिक वाइज चैप्टर्स के लिए, तो हमारे ऐप में जाओ, डाउनलोड करो ऐप को और वहाँ से सारे असाइनमेंट ले लो। सब्जेक्टिव जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो सब्जेक्टिव असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव भी, और बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं आपके ऊपर, जो बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। बाय बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आप लाइक करेंगे, इसमें अपने व्यू बताएंगे कि आज जैसे हमने स्लाइड बढ़ाई है इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ रही होगी। और अब हम क्लास 12th शुरू करें या 11th के ही कंटिन्यू करते जाएं, ये सारी बातें भी आपको बतानी चाहिए। और थैंक यू बच्चों, इनको शेयर करो वीडियो को ताकि मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं पूरे सिलेबस की जल्दी से बना डालूँ ये सब, ठीक है। बाय बच्चों, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।